हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम देखने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट थर्ड है, तो शुरू करते हैं। जहांगीर ने नाराज होकर बीकानेर के शासक दलपत सिंह भाटी को किस किले में कैद करवा दिया? तो आंसर होगा पटनेर दुर्ग। जहांगीर ने नाराज होकर बीकानेर के शासक दलपत सिंह भाटी को पटनेर दुर्ग किले में कैद करवा दिया। अकबर द्वारा कौन सा दुर्ग रावचंद्र सेन से छीनकर राम को दे दिया? रामचंद्र सेन का भाई है। मोटा राजा उदय सिंह भी चंद्रसेन का भाई है और राव भिक्का भी चंद्रसेन का भाई है, लेकिन राव भिक्का है वो चंद्रसेन का सगा भाई नहीं है। तो सोजत दुर्ग। अकबर द्वारा कौन सा दुर्ग रावचंद्र सेन से छीनकर राम को दे दिया? सोजत दुर्ग। मंदाकिनी कुंड एवं सावन भादो झील किस दुर्ग में है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। मंदाकिनी कुंड एवं सावन भादो झील किस दुर्ग में है? आबू दुर्ग में है। कौन सा किला भाकरी पहाड़ी पर स्थित है? तो कोटड़े का किला भाकरी पहाड़ी पर स्थित है। उस्ता कला के जादूगर कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, तो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है। मिरर वर्क एवं हुरमुचो कहाँ की प्रसिद्ध है? मिरर वर्क एवं हुरमुचो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की। मिरर वर्क हुरमुचो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। किस उस्ता कलाकार ने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया? तो इलाही बख्श उस्ता ने। इलाही बख्श उस्ता ने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य किसने किया? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य किसने किया? मोहम्मद हनीफ उस्ता। आजकल इस तरह के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। अब नागरी जूतियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है, तो मोजड़ी की जूतियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। याद रखना, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो अलग अलग ज़िलों में प्रसिद्ध हैं, वो पूछ ली जाती हैं। जैसे मोटड़े की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध हैं, नागरी की जूतियाँ जयपुर की प्रसिद्ध हैं, मोजड़ी की जूतियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। तो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य मोहम्मद हनीफ उस्ता ने किया था। चूड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र किस जिले में है? तो देखिए, चूड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर में है। हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी की फड़ में कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो रामदेव जी की फड़ में रावणत्ता। सबसे पुरानी फड़ और सबसे लंबी फड़। सबसे पुरानी फड़ और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, जबकि सबसे लोकप्रिय फड़ बाबू जी की है। कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे जिसका निर्माण कौन करता है? तो खेरादी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। जो कपड़े के ठप्पे होते हैं वो खेरादी समुदाय के लोग बनाते हैं। कपड़ों पर फड़ चित्रांकन का कार्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो कपड़ों पर फड़ चित्रांकन का कार्य जोशी गोत्र के छिपा समुदाय द्वारा किया जाता है। रामदला की फड़ का चित्रांकन किसने किया? तो रामदला की फड़ का चित्रांकन धौलजी चितेरे ने किया।
बच्चों के जन्म के अवसर पर भिन्न भिन्न आकारों में दरवाजे के चौखट के चारों तरफ बनाए जाने वाले मांडने क्या कहलाते हैं? सांखे। आप इस गाँव वालों को अच्छे से पता है ये तो, कि बच्चे का जन्म होता है जब दीवारों पर सांखे बनाए जाते हैं। इसके अलावा जब घर का उद्घाटन होता है उस समय भी सांखे बनाए जाते हैं। किन्होंने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई? तो देवीलाल समर। वेरी इंपॉर्टेंट। किन्होंने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई? देवीलाल समर ने। कावड़ मुख्यतः रंगा जाता है लाल रंग से। कावड़ मुख्यतः रंगा जाता है लाल रंग से रंगा जाता है मुख्यतः। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति जिसे कहते हैं व्हील, और ये व्हील है ये प्रमुख से भील समुदाय में बनाते हैं। सांझी मनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांझी मनाई जाती है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक। श्रीनाथ जी के मंदिर में अंतिम दिन की सांझी क्या कहलाती है? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में अंतिम दिन की सांझी कोट सांझी या संध्या सांझी कही जाती है। ढूंढानी बोली पर किन किन बोलियों का प्रभाव है? तो ढूंढानी बोलियों पर मारवाड़ी, मालवी और ब्रिज भाषा का प्रभाव है। किस ख्याल की रचना राठी बोली में की गई है? याद रखना अहीर वाटी को ही राठी बोली कहा जाता है। तो किस ख्याल की रचना राठी बोली में की गई है? तो अली बख्शी ख्याल। याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि किस बोली को राठी बोली भी कहा जाता है? अहीर वाटी को, और अहीर वाटी में ही अली बख्शी ख्याल रचना की गई है। निमाज मैथ हत्याकांड का संबंध किस व्यक्ति से है? तो निमाज मैथ हत्याकांड का संबंध अर्जुनलाल सेठी से है, और प्यारेलाल महंत का संबंध केसरी सिंह बारठ से है। निमाज मैथ हत्याकांड में कौन सा व्यक्ति इसमें से शामिल नहीं है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अमीन चंद, मोती चंद, विष्णु चंद, मानक चंद। तो अमीन चंद इसमें शामिल नहीं है। निमाज हत्याकांड से संबंधित व्यक्ति है मोती चंद, विष्णु चंद, मानक चंद, जबकि अमीन चंद वकील हैं। इनका इस हत्याकांड में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। तो मोती चंद है, विष्णु चंद है और मानक चंद है। इसका निमाज हत्याकांड से इन सबका संबंध है। अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु पर किस सूफी के परिसर में दफनाया गया? जब अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु हुई थी तब उन्हें अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह के परिसर में ही दफनाया गया था। दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। ये कथन किसका है? सुंदर लाल का है। किसने अजमेर में अपना नाम करीम खां रख लिया? तो अर्जुनलाल सेठी ने अपना नाम करीम खां रख लिया। कहाँ रखा? अजमेर में। अर्जुनलाल सेठी के बारे में असत्य कथन छांटिए। अर्जुनलाल सेठी का जन्म सितंबर 1880 में और मृत्यु दिसंबर 1941 में हुई थी। सौदे मुक्ति स्त्री मुक्ति पुस्तक लिखी। हार्डिंग बम कांड में इन्हें हार्डिंग बम कांड के तहत इन्हें जेल हुई थी। ऑप्शन द बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर इनका भव्य स्वागत किया था। तो ऑप्शन द गलत है। हाँ, ये सही है कि बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत ज़रूर किया था, लेकिन वो मुंबई रेलवे स्टेशन पर नहीं, पुणे रेलवे स्टेशन पर किया था।
तो अजूलाल शेट्टी का जन्म सितंबर 1880 में, मृत्यु दिसंबर 1941 में हुई, ये सही है। शूद्र मुक्ति स्त्र मुक्ति पुस्तक लिखी, सही है। हार्डिंग बम कांड के तहत, हार्डिंग बम कांड के तहत इन्हें जेल भी हुई थी, ये भी सही है। लेकिन इनका स्वागत बाल गंगाधर तिलक ने पुणे रेलवे स्टेशन पर किया था। जमनालाल बजाज ने अजमेर में चरखा संघ की स्थापना कब की? 1925 में, जिसे जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया 1927 में। वैज्ञानिक सीवी रमन को शोध कार्य हेतु 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसने दी? जमनालाल बजाज ने। महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध किससे? हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब बता ही चुका हूँ मैं। महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध केसरी सिंह बारठ से है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय C.L. कार्लाइल को जाता है। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण बागोर सभ्यता से मिलते हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर सभ्यता को। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। बूंदी से भीलवाड़ा तक, बूंदी से भीलवाड़ा तक विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला की खोज किसने की? ओम प्रकाश शर्मा ने। दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन कहाँ से प्राप्त हुई थी? गणेश्वर सभ्यता से। आर्य सभ्यता के कौन से स्तर में मृदमांड मिले थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आर्य सभ्यता के कौन से स्तर से मृदमांड मिले थे? तो इसका आंसर आ जाएगा तरते स्तर से। आर्य सभ्यता के तरते स्तर से मृदमांड मिले थे। किस सभ्यता में चक्र कोप पद्धति अपनाई गई थी? यानी घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा रख देते हैं और फिर उस क्रिया द्वारा पानी है वो बाहर भेजा जाता है, निकाला जाता है। ये पद्धति चक्र कोप पद्धति आर्य सभ्यता में मिली है। किस सभ्यता में शव को कपड़ों आभूषण सहित गाड़ते थे? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कपड़ों, किस सभ्यता में शव को कपड़ों आभूषण सहित गाड़ते थे? ये सीटी एग्जाम में आया था, सीटी एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य सभ्यता। किस सभ्यता से बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ है? तो आर्य सभ्यता से बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ है। आर्य सभ्यता में ये शव को कपड़ों आभूषण सहित गाड़ते थे। आर्य सभ्यता में हमें चक्र कोप पद्धति मिली है। आर्य सभ्यता के तीसरे स्तर से हमें मृदमांड मिले हैं। तो ये आर्य सभ्यता के बारे में ये जानकारी याद रखेंगे। किस सभ्यता में पक्के ईंटों से निर्मित एक दीवार मिली है? तो पक्के ईंटों से निर्मित एक दीवार मिली है गेलोंड सभ्यता से, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बालाथल सभ्यता के बारे में असत्य कथन छांटिए। बालाथल सभ्यता में 11 कमरों का एक दुर्ग अवशेष मिला है जो पक्की ईंटों से बना है, ये सही है। बालाथल सभ्यता से 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली है, ये सही है। बाला सभ्यता में मिट्टी से बनी एक सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये सही है। जबकि आपको बता दूं तांबे की जो सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है वैसे है कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा। कालीबंगा है कांस्य युगीन सभ्यता, लेकिन वहाँ से कालीबंगा से एक तांबे की सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है बालाथल से। 11 कमरों का एक दुर्ग का अवशेष मिला जो पक्की ईंटों से बना है, और एक सांड की मूर्ति मिली है मिट्टी से बनी हुई बाला सभ्यता से। आगे देखिए चौथा ऑप्शन। इस सभ्यता में ताम्र उपकरण बहुत कम मात्रा में प्राप्त हैं, ऐसा नहीं है। ताम्र उपकरण काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन छांटिए। कालीबंगा सभ्यता से गाय एवं सफ़ेद बैल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, यही गलत है। सबसे पहला है ना, गाय एवं सफ़ेद बैल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, ये गलत है। कालीबंगा से नहीं, ये पीलीबंगा से हुई है।
हाथी दांत के कंगे प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है, ठीक है। गाय के मुख के आकार के प्याले प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। तांबा का बेल प्राप्त हुआ है, जो मैं बता ही चुका हूँ अभी, ये भी सही है। ये भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज स्वतंत्रता के बाद की गई, ये भी सही है। कालीबंगा में सभ्यता होने की सर्वप्रथम प्रमाणिक जानकारी एलपी टेस्सीटोरी ने दी है, ये भी सही है। लेकिन पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम राजस्थान में CL कार्लाइल ने किया, ये जरूर याद रखें। जबकि कालीबंगा में सभ्यता होने की सर्वप्रथम जानकारी LP टेस्सीटोरी ने दी है, ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन ए ऑप्शन गलत है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1988 में हुई थी। यूनानी शासक अपोलोडोरस का सिक्का इंडोसेनियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ है। इंडोसेसेनियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो रेड सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से गांधार शैली की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? मोरंडा नामक तांबे की कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइए गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? रंगमहल सभ्यता से। मोरंडा नामक तांबे के कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? रंगमहल सभ्यता से। गांधार शैली की मूर्ति भी प्राप्त हुई है रंगमहल सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य बताइए। बस्ती के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कब्रिस्तान है। शव का पैर दक्षिण में, मुंह उत्तर दिशा में होता था। यहाँ की लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जिसे बुस्टोफिन लिपि कहा गया है। पूर्व पश्चिम दिशा में एक जूता व खेत नहीं मिला है, तो ऐसी बात नहीं है, पूर्व पश्चिम दिशा में ही जूता व खेत मिला है, ऑप्शन द गलत हो जाएगा। जबकि दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है। तो आजकल ऐसे पूछते हैं कि कालीबंगा के किस दिशा में कब्रिस्तान मिला है, किस दिशा में जूते हुए खेत मिले हैं, इस तरह के क्वेश्चन प्रचलन में हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन छांटिए। युगल समाधि के अवशेष मिले हैं, सही है। टोंटीदार संकड़े मुंह के घड़े मिले हैं, सही है। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, सही है। शिष्य की मालव जनपद मुद्राएं मिली हैं, ये गलत है, यह रेड सभ्यता की है। कौन सी सभ्यता कालीबंगा से मिलती जुलती होने के कारण इसे कालीबंगा प्रथम कहा गया? तो सौंती सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी सभ्यता कालीबंगा से मिलती जुलती है जिसे इसे कालीबंगा प्रथम कहा गया या छोटी कालीबंगा कहा गया? वह सौंती सभ्यता। किस सभ्यता से यक्ष प्रतिमा एवं पक्षी चित्रित ईंट मिली है? नौह सभ्यता। ये नौह सभ्यता भरतपुर में है, हो सकता है अब डीग में हो, क्योंकि जिला चेंज हो गया, तो थोड़ा अपडेट देख लीजिएगा इसका। बाकी नौह सभ्यता ये तो इतना याद जरूर रखें कि किस सभ्यता से यक्ष प्रतिमा एवं पक्षी चित्रित ईंट मिली है? नौह सभ्यता। प्रश्न नंबर 249 देखिए। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? दशरथ शर्मा ने, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित का संबंध किससे है? विराट सभ्यता से है। अहिल्याबाई का कुआं किस जिले में है? भरतपुर में। निम्न में से किस सभ्यता से मकान एवं बस्तियों के निर्माण का प्रयोग में ईंट का प्रयोग नहीं होता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? बेराट में प्रचुर पत्थर थे, फिर भी ईंटों का प्रयोग होता था। आहड़ में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। उल्टी तपाई ईंटें यहाँ प्रयोग करते थे। कालीबंगा में भी धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन गणेश्वर सभ्यता के मकानों एवं बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं, पत्थर का प्रयोग मिलता है। राजस्थान में लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान में
लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से, जिसे B&R कहते हैं। ये B&R भी साथ में लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस सभ्यता स्थल से काले लाल मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं? आहड़ सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से काले व लाल मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं? आहड़ सभ्यता से। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि लाल मृदभांडों पर काली आकृति उकेरी गई है तो वो है कालीबंगा सभ्यता। निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? जौ के मिले हैं, चावल के मिले हैं, ज्वार के मिले हैं, अरहर के मिले हैं, बाजरा के मिले हैं, लेकिन मक्का के नहीं मिले हैं। तो कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? तो मक्का के नहीं मिले हैं। निम्न में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? निम्न में से आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। ओजियाना तो है, बालाथल है, गिलुंड है, इसके अलावा भवानीपुरा भी है, लेकिन लोथल नहीं है। लोथल आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो लोथल आपको जरूर मिलेगा और लोथल पर टिक कर दीजिएगा। किस स्थान से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? ये मैं बता ही चुका हूँ, कालीबंगा सभ्यता। और लाल काले मृदभांडों पर सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति आहड़ सभ्यता कर दीजिएगा। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है बालाथल। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुई हैं? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण के युगीन पूरा स्थल से प्राप्त? जैसे दुर्गीकरण के का हमें कालीबंगा से भी मिलता है, लेकिन वो ताम्र पाषाण नहीं है। ताम्र पाषाण, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा, जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा। तो दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस बार छपेगा। आगे देखिए, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिला है। किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। असुमेलित कीजिए, राजपूतों की उत्पत्ति असुमेलित छांटना है। सूर्यमल मिश्रण, अग्निकुंड, डॉक्टर भंडारकर, ब्राह्मण, पिंगल सूत्र कीर्ति, सूर्यवंशी, दशरथ शर्मा, सूर्यवंशी। तो बताइए असुमेलित कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण अग्निकुंड मानते हैं, सही है। डॉक्टर भंडारकर ब्राह्मण मानते हैं, सही है। पिंगल सूत्र कीर्ति में सूर्यवंशी बताया गया, सही है। दशरथ शर्मा ने सूर्यवंशी नहीं बताया है, बल्कि दशरथ शर्मा ने भी ब्राह्मण ही बताया है। अगले थोड़े प्रश्न धुंधले हैं, मैं आराम से पढ़ देता हूँ। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ में राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 36। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये किसने कहा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। 6ठी शताब्दी के मध्य तक राजस्थान नाम का न तो कोई राज्य था न कोई इकाई, ये कथन किसका है? गोपीनाथ शर्मा का। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख। प्रतिहारों में कौन सा शासक वीणा वादक था? तो राजा झोटा हैं। किसने प्रतिहारों को अल गुज्जर एवं बोहरा कहकर पुकारा? तो अल मसूदी ने। गुज्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर एवं बोहरा कहकर पुकारा, अल मसूदी ने। किस प्रतिहार शासक को शिलालेखों में राम का प्रतिहार कहा गया है? तो नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार कहा गया है। किस प्रतिहार शासक ने
पणी की उपाधि ली? तो नरभट्ट ने ली। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाया? तो सिद्धेश्वर, सिद्ध प्लस ईश्वर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक सिलुक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया? रजेल ने। किस प्रतिहार शासक ने मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना की, जो राजपूताना का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है? ककुक। एक मंडोर में भी है विजय स्तंभ जिसका निर्माण ककुक ने करवाया था, और महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर रजेल ने करवाया था। ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? किस प्रतिहार शासक ने? तो वत्सराज ने बनाया था। तो देखिए ये 4 निर्माण कार्य हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे कार्य करवाते हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य करवाते हैं, लेकिन जो पूछे जा सकते हैं वो आराम से देखिए। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया सिलुक ने, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया सिलुक ने, और महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया रजेल ने। विजय स्तंभ बनवाया ककुक ने, और ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया वत्सराज ने। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम ने किस प्रतिहार शासक को हराया? तो वत्सराज को हराया था। सुलेमान ने किसे अरबों का शत्रु, इस्लाम का शत्रु कहा? मिहिर भोज को। सुलेमान किसके समय आया? मिहिर भोज के समय आया था। किस प्रतिहार शासक ने कर्षण द्वितीय को हराकर मालवा छीन लिया? यानी ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने राष्ट्रकूट शासक कर्षण द्वितीय को हरा दिया और उससे मालवा छीन लिया? तो वो है मिहिर भोज। पहले कर्षण द्वितीय ने ही मालवा को पर कब्जा किया था, लेकिन फिर मिहिर भोज ने कर्षण द्वितीय को हराकर मालवा छीन लिया। सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रतिहार शासक है, एक तरफ उपाधि है। मिहिर भोज आदिवरा प्रभास, महेंद्रपाल प्रथम निर्भय राज परमेश्वर, महिपाल प्रथम विनायक पाल, हेरम्ब पाल और वत्सराज रणहस्तिन सभी आपस में सुमेलित ही तो हैं। असुमेलित छांटना है। महेंद्रपाल प्रथम रघुकुल चूड़ामणि, महेंद्रपाल प्रथम रघुकुल तिलक, नरभट्ट पिल्लापणी और सिलुक राजा। तो असुमेलित छांटना है इसमें से। महेंद्रपाल प्रथम रघुकुल चूड़ामणि, महेंद्रपाल प्रथम रघुकुल तिलक, नरभट्ट पिल्लापणी और सिलुक राजा। तो इस तरह की उपाधि और शासक आपस में इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। मोणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? मोणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा? तो राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा? महिपाल प्रथम को। पाल एवं राष्ट्रकूट की संयुक्त सेना को हराने वाला प्रतिहार शासक कौन है? तो पाल एवं राष्ट्रकूट की संयुक्त सेना को हराया था महेंद्रपाल प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तरते ने किस प्रतिहार शासक को हराया? तो महिपाल प्रथम को। देखिए पिताजी ने तो पाल एवं राष्ट्रकूट की संयुक्त सेना को तक हरा दिया था, लेकिन बेटा है महिपाल प्रथम, वो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तरते से पराजित हो गया था। अब देखिए प्रतिहार शासकों का क्रम। तो वत्सराज आया, वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र, रामभद्र के बाद मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम। हालांकि इसके बीच में भी कुछ कुछ शासक आए थे, लेकिन क्रम पूछेगा तो वो थोड़े ढंग के शासकों का ही पूछेगा। तो ये याद रख लेना, ये क्रम पूछ सकता है कि वत्सराज के बाद आया नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बाद आया रामभद्र, रामभद्र के बाद आया मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद आया महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम के बाद आया भोज द्वितीय, भोज द्वितीय के बाद आया महिपाल प्रथम। देखिए महिपाल प्रथम है, ये महेंद्रपाल प्रथम का बेटा है, और भोज द्वितीय भी महेंद्रपाल प्रथम का बेटा है। तो महेंद्रपाल प्रथम के बाद भोज द्वितीय, भोज द्वितीय के बाद महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, और महेंद्रपाल द्वितीय के बाद देवपाल आया था। अब महेंद्रपाल प्रथम के बाद महेंद्रपाल द्वितीय मत कर देना, गलत हो जाएगा। महेंद्रपाल प्रथम के बाद भोज द्वितीय, भोज द्वितीय के बाद महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय के बाद देवपाल, देवपाल के बाद आप राज्यपाल कर देना।
अगला क्वेश्चन, चौहान शासकों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माता कौन है? तो कुंवक प्रथम। चौहान शासकों का इष्ट देव किसे माना जाता है? हर्षनाथ जी को। चौहान शासकों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माता कौन है? कुंवक प्रथम। किसने अपनी बहन कलावती का विवाह कनौज शासक भोजराज से किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसने अपनी बहन कलावती का विवाह कनौज शासक भोजराज से किया? तो कुंवक द्वितीय ही है वो शासक जिसने कनौज से अपने सबसे पहले कनौज से अपने संबंध स्थापित किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, कुंवक द्वितीय। और कुंवक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह कनौज शासक भोजराज से किया। सर्वप्रथम किस चौहान शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ली? तो देखिए, दो चौहान शासक हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, लेकिन सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ली थी वो सिंहराज ने ली थी। आशापुरी माता के मंदिर का निर्माता कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। तो आशापुरी माता के मंदिर का निर्माता विग्रहराज द्वितीय है। राव बीका की प्रारंभिक राजधानी कोडम देसर थी। बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर भी राव बीका ने ही बनाया था। बीका ने बीकानेर शहर 12 अप्रैल 1488 में बसाया था। जंगल प्रदेश की राजधानी छतरपुर थी। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। किस ग्रंथ में राव लोणकरण की दानशीलता की तुलना करण से की गई है? तो करमचंद वंशोकेतम काव्य में की गई है। किसमें की गई है? करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य में की गई है। तो किस ग्रंथ में राव लोणकरण की दानशीलता की तुलना करण से की गई है? करमचंद वंशोत्कीर्तन। किसकी है ये रचना? करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य जय सोम की ये रचना है। अगला देखिए, राव जयसिरो छंद में किसे कलयुग के करण की संज्ञा दी गई है? राव जयसिरो छंद में किसे कलयुग के करण की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राव लोणकरण। किसका राव जयसिरो छंद? बिट्ठू सुजा। बीकानेर के किस शासक ने महाराणा रायमल की पुत्री से विवाह किया? बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जिसने महाराणा रायमल की पुत्री से विवाह किया? राव लोणकरण। लोणकरण की पुत्री बालाबाई का विवाह अमेरिकी शासक से हुआ। तो लोणकरण की पुत्री बालाबाई का विवाह अमेर के पृथ्वीराज से हुआ था। बीकानेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की? तो बीकानेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की? कल्याणमल ने। 1534 में मुगल शासक कामरान ने किस बीकानेर शासक पर आक्रमण कर दिया? राव जयसिंह पर। नोट, बीकानेर प्रशासक भोजराज रूपावत थे उस समय। बीकानेर का शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? कल्याणमल। बीकानेर का पहला शासक जिसने दिल्ली शासक शेरशाह सूरी से संबंध बनाए? कल्याणमल। एल पिट्टोसिटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस का? पृथ्वीराज राठौड़। अकबर ने किसे गागरोन की जागीर प्रदान की? पृथ्वीराज राठौड़ को प्रदान की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।